एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हरित क्रांति और उसके उद्देश्य क्या हैं और घटक क्या हैं इसके बारे में समझा था, तो आज हम हरित क्रांति के अगले स्टेप में चलेंगे, जिसमें हम हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े इसको समझेंगे आज के लेक्चर में। आगे बढ़ने के पहले पिछला जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे। कल जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, कल का प्रश्न था आपके लिए कि भारत में भूमि सुधारों की विफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में हमने एक भूमि सुधार जब पढ़े तो हमने उसमें एक चीज़ देखी कि एक लार्जर पिक्चर जब देखी जाती है तो भारत में भूमि सुधार कहीं ना कहीं क्या है, असफल दिखाई पड़ते हैं। तो हम उस असफलता के कारण आपसे पूछ रहे हैं 5 नंबर में। ठीक है, ये कितने नंबर में था प्रश्न? 5 नंबर में था। इसको क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना चाहिए, क्या मॉडल आंसर होगा, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो एक इसका इंट्रो बनाया जाना चाहिए 1 से 1.5 लाइन का, वो इंट्रो यहाँ पे बनाया गया है। उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि देश में आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करने के उद्देश्य से, ठीक है, भूमि सुधारों का उद्देश्य क्या था? आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना। उद्देश्य से प्रारंभ किए गए भू सुधार कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, अब वो निम्नलिखित कारणों में पहला कारण क्या आ जाता है? पहला कारण है कि भारत में भूमि स्वामित्व सामाजिक प्रतिष्ठा पहचान का प्रतीक है, जबकि अन्य देशों में यह अर्जित करने के लिए एक आर्थिक संपत्ति मात्र है। अब भारत में क्या समस्या हुई कि जो जमींदार वर्ग था, खास करके जिनके पास जमीन, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो उस ज़मीन को सिर्फ आर्थिक वो नहीं समझते थे कि आर्थिक संपत्ति उनके पास कुछ, वो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा का भी एक मान समझते, मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है समाज में उसका ज़्यादा उतना ही सम्मान रहेगा। ठीक है, अगर वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है ज़मीन, तो आप सीधी सी बात है भू सुधारों में उसको वापस नहीं लौटाएंगे, सरकार को उसको वापस लौटाएंगे नहीं, या कुछ ना कुछ गलत तरीके अपनाएंगे आप ज़मीन को अपने पास रखने के लिए। ठीक है, तो ये पहला कारण हुआ। दूसरा आता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण भूमि सुधार एक सफल कार्यक्रम में परिवर्तित नहीं हो सका। अब जैसे क्या है, विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार का जो कानून बनाए गए, हदबंदी और चकबंदी संबंधी जो कानून बनाए गए, उनको प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। तो एक ये कारण होता है। अगला जो कारण आता है वह है भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और नेतृत्व की कुशलता कमी कारण भूमि सुधार विफल रहा। हमारी डेमोक्रेसी में जो भ्रष्टाचार है एकदम अलग ही स्तर का, उसके कारण क्या हुआ, ये भूमि सुधार कार्यक्रम असफल रहा। जैसे एक क्या हुआ, जैसे अभी इस चीज़ को समझो कि किसी उसके पास, ज़मींदार के पास 200-250 एकड़ ज़मीन थी, 500 एकड़ ज़मीन थी, उसको क्या है, हथबंदी के तहत क्या है, ज़मीन हस्तांतरित करनी पड़ेगी सरकार को, या किसी और में वितरित करनी पड़ेगी जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने क्या है, ज़मीन को अपने ही लोगों के मध्य वितरित कर दिया, अपने ही परिवारजनों और रिश्तेदारों के मध्य उस ज़मीन को क्या कर दिया, वितरित कर दिया। अल्टीमेटली एक तरीके से देखा जाए तो ज़मीन उनके ही पास रही, है ना। तो इस तरीके से भूमि सुधार कार्यक्रम को असफल बनाया गया। तो ये आप 3 से 4 कारण बता देंगे यहाँ पे। उसके बाद बता सकते हैं कि अतः विधायी एवं योजनागत प्रयासों को, कुछ कानूनन और कुछ योजनागत प्रयासों को प्रभावी तरीके से लागू करके भूमि सुधारों को सफल बनाया जा सकता है। तो ये आपको इस तरीके से इसको टैकल किया जाना चाहिए था। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है हमारा? हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति के प्रभाव को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहला हिस्सा हमारा रहेगा सकारात्मक प्रभाव, और आगे हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में पहला आता है फसल उत्पादन में वृद्धि, मतलब कि भारत क्या हो गया, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आई। इसमें क्या हुआ, जैसे वर्ष 1960 में अगर आप जाएंगे तो 82 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा था, जो कि आज की तारीख में 2020 में लगभग 303 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है, जो हमारे देश की कुल पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता स्थापित हुई। अगला आता है खाद्यान्न आयात में कमी। खाद्यान्न आयात में कमी, अब सीधी सी बात है, अगर आपके यहाँ पे आत्मनिर्भरता आ रही है, आत्मनिर्भरता अगर स्थापित हो रही है उस फील्ड में, तो आप उस चीज़ का क्या है, आयात बंद कर देंगे। तो ये खाद्यान्न आयात में कमी आई इस प्रकार से। तीसरा आता है कृषिगत निर्यात में वृद्धि हुई। अब आपके यहाँ पे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता स्थापित हो रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, अधिशेष आ रहा है आपके यहाँ पे। तो उस अधिशेष को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। तो
अगर आज की तारीख में अगर बात करें तो विश्व का जो टोटल कृषिगत निर्यात होता है उसमें भारत की भागीदारी कितनी है, 2.5% की। इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कृषि के महत्व में। तो क्या हुआ, कृषिगत निर्यात में वृद्धि हुई। अगला जो आता है उसका सकारात्मक लाभ हुआ है कृषि सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होना। कृषि के सिंचित क्षेत्र में क्या होना, वृद्धि होना। अगर आप 60 के उसमें डेटा में देखेंगे तो मात्र 4.56 मिलियन हेक्टेयर भूमि ही क्या थी, सिंचित थी, पर आज की तारीख में 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्या है हमारी, सिंचित है, कृषि जोत हमारी सिंचित है। तो ये हरित क्रांति का एक ये लाभ हुआ। अगला जो लाभ होता है हमको वो है ग्रामीण रोजगार के उसमें, ग्रामीण रोजगार के उसमें क्षेत्र में कैसे लाभ हुआ, तो श्रम बल की मांग में क्या हुई, उल्लेखनीय वृद्धि। अब आप क्या है, आपके यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उर्वरकों रसायनों बीजों का अच्छे उर्वरक रसायन बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो उत्पादन ज़्यादा होगा, तो आपके यहाँ पे क्या है, श्रम बल की मांग बढ़ेगी। श्रम बल की मांग बढ़ेगी मतलब आप रोजगार उपलब्ध करवाएंगे किसी न किसी को, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई। अगला आता है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ, तो औद्योगिक विकास में 2 प्रकार से सहायक हुआ। पहला, कृषि का मशीनीकरण। कृषि के मशीनीकरण से क्या हुआ, उद्योगों को गति प्राप्त हुई। और दूसरा, कृषि आधारित उद्योग। यहाँ पे क्या होएगा, कृषि आधारित उद्योग, जैसे क्या हुआ, चीनी उद्योग, कपास उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इन सब उद्योगों को भी यहाँ पे बल मिला। इस प्रकार क्या हुआ, अल्टीमेटली औद्योगिक विकास क्या हुआ हमारे यहाँ पे संभव हुआ, औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई। अगला आता है किसानों को लाभ। किसानों को लाभ कैसे हुआ, अब इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली किसानों की फसल का अच्छा उत्पादन हो रहा है, उनकी फसल का दाम भी मिल रहा है, तो उनकी आय में क्या होने वाली है, आय स्तर में वृद्धि होने वाली है। पहला। दूसरा क्या हो, चूँकि वो अधिशेष कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस अधिशेष कृषि के उत्पादन से क्या होने वाला है, अल्टीमेटली उनकी पूंजी में वृद्धि होगी, और पूंजी का अल्टीमेटली वो पुनः अपने कृषि कार्य में निवेश करेंगे, तो इससे भी कृषकों की आय में वृद्धि होगी। और तीसरा यहाँ पे जो अच्छा पॉइंट है एक अपने पास, वो है कि पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला। मतलब कृषि में इतना ज़्यादा किसानों के द्वारा निवेश किया गया, तो अल्टीमेटली कृषि क्या हो गई हमारी, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट कृषि होने लग गई। मतलब कि समाजवादी से पूंजीवादी कृषि को हम बढ़ने लग गए, जहाँ पे अब हमारे कृषि का उद्देश्य सिर्फ निर्वाह कृषि करना नहीं रह गया है, अब हमारी कृषि का उद्देश्य एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग का हो गया है, ठीक है। हम उसको लाभप्रद बना सकें, ये हो गया, पूंजीवादी बना सकें, ये हो गया, ठीक है। अगला जो आता है वो है बफर स्टॉक की अवधारणा का जन्म हुआ। बफर स्टॉक, अब आपके पास पहले क्या समस्या थी कि खाद्यान्न उत्पादन आपकी जो आवश्यकता तो उतनी मात्रा में नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती गई, आत्मनिर्भरता आती गई, हम अधिशेष उत्पादन करने लग गए, तो ऐसी आवश्यक फिर अधिशेष वाले प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए हमको क्या है, भंडार गृहों की आवश्यकता पड़ी, बफर स्टॉक बनाने की आवश्यकता पड़ी, जिस उस समय का ये अवधारणा का 70 के दशक में जन्म हुआ, ठीक है। अगला आता है किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक शैक्षिक स्तर का भी विकास हुआ। किसानों की आय बढ़ने से सामाजिक शैक्षिक स्तर का भी विकास हुआ। सीधी सी बात है, अगर आय बढ़ेगी आपकी तो आपके उसमें जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा, आपके शिक्षा स्वास्थ्य में क्या होगा, सुधार होगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। ये सब चीज़ें क्या यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब आता है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में देखते हैं, इसमें पहला आता है कि हरित क्रांति के कारण किसानों की आय तो बढ़ी। हरित क्रांति के कारण हमने भी देखा था ऊपर कि किसानों की आय तो बढ़ी, पर आय में विसंगतियां आईं। ये विसंगतियां 3 स्तरों पर देखने को मिलती हैं। पहला स्तर क्या आ जाता है, अंतर वैयक्तिक। अंतर वैयक्तिक मतलब क्या होता है, अंतर वैयक्तिक किसानों के मध्य, मतलब कुछ बड़े किसान जो थे उनको अधिक लाभ होता गया, जो छोटे किसान थे उनको कम लाभ हुआ, तो इससे क्या हुआ, किसानों के मध्य अंतर बढ़ता गया, अंतर वैयक्तिक बोलते हैं इसको। जो दूसरा आया समस्या वो है अंतर राज्यीय, मतलब राज्यों के मध्य विसंगतियां बढ़ी, कि भाई पश्चिमोत्तर भारत के जो राज्य थे उनको अधिक लाभ हुआ, पंजाब हरियाणा यहाँ तमाम, बाकी जो राज्य थे उनको कम लाभ हुआ, तो इससे क्या हुआ, राज्यों के मध्य भी अंतर बढ़ता चला गया, ठीक है। तीसरा जो आता है यहाँ पे अंतर्राज्यीय। हमने पहले ऊपर क्या देखा था, अंतर्राज्यीय, अब क्या है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय में क्या हुआ, राज्यों के क्षेत्रों के मध्य, जैसे ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, तो इनके मध्य अंतर बढ़ता है। जैसे मालवा क्षेत्र को ज़्यादा लाभ हुआ हरित क्रांति से, इन क्षेत्रों को लाभ नहीं हुआ, बुंदेलखंड बघेलखंड को, तो इनके मध्य भी अंतर बढ़ता चला गया, इनके मध्य भी विसंगतियाँ उत्पन्न हुई, ठीक है, अंतर उत्पन्न हुआ।
तो हमने क्या देखा इस प्रकार से कि किसानों के मध्य क्या हुआ, आय विसंगति आई, जिससे 3 प्रकार के विसंगतियां या असमानता वृद्धि हुई। 3 प्रकार की असमानता कौन कौन सी? अंतरवैयक्तिक किसानों के मध्य, अंतर्राज्यीय राज्यों के मध्य, अंतर्राज्यीय मतलब एक ही राज्य के क्षेत्रों के मध्य। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट कि अब इससे एक नुकसान ये हुआ कि हरित क्रांति में क्या है, निवेश करना था आपको, हरित क्रांति में निवेश करना था, क्योंकि इस क्रांति में कुछ ना कुछ क्या है, नई चीज़ों नव परिवर्तन कर रहे थे हम, चाहे जैविक नव परिवर्तन हो चाहे भौतिक नव परिवर्तन हो, मतलब कि चाहे यंत्रीकरण किया जाए चाहे बीज खाद में सुधार किया जाए, तो इसके लिए क्या है, निवेश लगेगा, पूंजी लगेगी, धन लगेगा आपको। ठीक है, अब ये जो पूंजी थी, ये जो धन था, ये बड़े कृषकों के पास पहले से था, छोटे कृषकों के पास था नहीं ये। तो चूंकि बड़े कृषकों के पास पहले से, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसमें निवेशित किया, उस चीज़ को अपने लिए लाभप्रद बनाया। पर छोटे और सीमांत कृषकों के लिए वहाँ पे निवेश करना संभव नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं किए गए। हमने क्या देखा यहाँ पे, गेहूँ और सिर्फ चावल को ही क्या हुआ, फायदा हुआ, गेहूँ चावल को फायदा हुआ, बाकी जो फसलें थी, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, वाणिज्यिक फसलें, इन सबको यहाँ पे क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट किया गया। ठीक है, बाद में इनको द्वितीय हरित क्रांति में इनमें सुधार किया जाएगा। अगला जो नकारात्मक पॉइंट आता है वो है पारिस्थितिकी प्रभाव। पारिस्थितिकी प्रभाव के तहत क्या हुआ कि निम्न मृदा उत्पादकता दर्ज की गई। जैसे पारिस्थितिकी प्रभाव को देखें अगर मोटे मोटे 3 से 4 देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। पहला आता है निम्न मृदा उत्पादकता, कि आपने यहाँ पे रसायनों को इतना ज़्यादा प्रयोग किया, उससे क्या हुआ, मृदा की उत्पादकता कम होती गई, और दोहरी फसल प्रणाली के कारण भी क्या हुआ, मृदा की उत्पादकता में धीरे धीरे कमी दर्ज की गई। अगला जो आता है यहाँ पे वो है कि जल स्तर में कमी आई। अब यहाँ पे सिंचाई के साधनों का इतना ज़्यादा दोहन किया गया, विदोहन किया गया, इससे क्या हुआ, जल स्तर में कमी दर्ज की गई। तीसरा आता है बंजर भूमि का विस्तार। बंजर भूमि का विस्तार कैसे हुआ, तो आपने रसायनों का प्रयोग इतना ज़्यादा किया, कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए आपने वनों की कटाई करना चालू कर दिया, इससे क्या हुआ, बंजर भूमि का विस्तार हुआ। और क्या समस्या आई, खाद्यान्न की विषाक्तता। खाद्यान्न की विषाक्तता कैसे हुई, रसायनों के, कीटनाशकों के, खरपतवार नाशकों के प्रयोग से हमारे क्या है, फसलें विषाक्त हुई, मृदा विषाक्त हुई, और उन फसल वगैरह और मृदा वगैरह के विषाक्त से खाद्यान्न विषाक्त हुआ, और खाद्यान्न के विषाक्त से अल्टीमेटली क्या हुआ, मानव में बीमारी उत्पन्न है, क्योंकि उस खाद्यान्न का हम प्रयोग करने वाले हैं अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे विषाक्तता किससे में हुई, मृदा में हुई, खाद्यान्न में भी हुई, और मनुष्य में भी उत्पन्न हुई। तो ये सब क्या था, आपका हरित क्रांति के प्रभाव थे, सकारात्मक और नकारात्मक। अब आता है द्वितीय हरित क्रांति। यह क्या थी, इसको समझ लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि हरित क्रांति से कई सारे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए, है ना, और क्या हुआ, कृषि का समग्र विकास भी नहीं हो पाया, सिर्फ बड़े कृषकों को ही लाभ हुआ और बड़े राज्यों को ही लाभ हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, द्वितीय हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया, ताकि प्रथम हरित क्रांति से जो विसंगतियां उत्पन्न हुई थी उनको खत्म किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रथम हरित क्रांति से उत्पन्न दुष्परिणामों, हमने वही समझा कि प्रथम हरित क्रांति की विसंगतियों को दूर करना, तो प्रथम हरित क्रांति से उत्पन्न दुष्परिणामों को दूर करके कृषि का समग्र विकास करना। ठीक है, और उसके लाभ को समावेशित करने के उद्देश्य से बनाई गई रणनीति। 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना। पहला क्या है, कृषि का समग्र विकास करना है। ठीक है, और दूसरा उसके लाभ को समावेशित करना। लाभ को समावेशित करना मतलब लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, जो सीमांत मध्यम सीमांत और लघु किसान हैं, और या फिर कृषक विहीन, भूमि विहीन कृषक हैं, उन तक भी उस लाभ को पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, वैसे कुछ खास के काम की नहीं। यहाँ पे कि पहली हरित क्रांति ने जहाँ देश को खाद्य सुरक्षा की समस्या से काफ़ी हद तक निजात दिलाया था, और देश को एक खाद्यान्न आयातक देश से खाद्यान्न निर्यातक देश में बदल दिया था। पहली हरित क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या रहा कि हम भारत क्या है, खाद्यान्न आयातक से खाद्यान्न निर्यातक देश बन गया, और कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, भारत में खाद्य सुरक्षा स्थापित हुई। वहीं दूसरी तरफ उसके सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक दुष्परिणाम हमने जो ऊपर डिस्कस किए उत्पन्न हुए, जैसे फसली उत्पादकता एवं गुणवत्ता में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, प्रथम हरित क्रांति से कई सारे सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकी दुष्परिणाम उत्पन्न हुए, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। अब द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था, द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान के संबंध में 2 लोगों के नाम आते हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का आता है 1998 में, जिनने अपने भाषण में चर्चा की थी इसके संबंध में, और दूसरा आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का। उनने विजन 2020 में क्या है, इस चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, अब आते हैं इसके उद्देश्य में। इसका उद्देश्य क्या था, तो उस उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या था कि उत्पादन तकनीक में परिवर्तन करना, जो पुरानी तकनीक हमको प्रयोग कर रहे थे अभी उसमें सुधार करना। दूसरा, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, रासायनिक मतलब कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम किया जाए। तीसरा, किसानों को उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, साख की समस्या जो थी उसको समाप्त करना। चौथा पॉइंट था मृदा को पुनः उपजाऊ बनाना।
ठीक है, मृदा को पुनः उपजाऊ बनाना। अगला था कि सामाजिक आर्थिक विषमताओं में कमी लाना, सामाजिक आर्थिक विषमताओं में कमी लाना, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अलग अलग तरह की विषमताएं उत्पन्न हुई। और आखिरी था कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, खाद्य सुरक्षा मतलब आप उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन सब पे वितरण नहीं हो रहा बराबर, तो उस चीज़ को क्या है आपको सुनिश्चित करना था। इसके लिए क्या रणनीति अपनाई गई उसको डिस्कस करते हैं कि सिंचाई की समस्या में सुधार करना था आपको, तो आधुनिक सिंचाई तकनीकों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। लक्षित समय में कृषि उत्पादन को दोगुना कीजिए अगर आपके यहाँ उत्पादन कम हो रहा है तो। तीसरा जो समस्या थी कि सिर्फ गेहूं चावल पर ध्यान दिया गया, तो उसके अलावा दलहन तिलहन सब्जियों पर भी जोर दें। चौथी समस्या जो थी उस पर ध्यान दें कि सस्ती और टिकाऊ तकनीक का प्रयोग करें। सस्ती और टिकाऊ तकनीक का क्यों? क्योंकि आपके यहाँ का जो किसान है अधिकांश लघु और सीमांत किसान है जिसके पास पूंजी नहीं निवेश करने के लिए। पांचवा क्या, धारणीय कृषि को बढ़ावा दीजिए। तो आपने क्या देखा कि पारिस्थितिकी प्रभाव उत्पन्न हुए, प्रथम हरित क्रांति से कई सारे पारिस्थितिकी प्रभाव उत्पन्न हुए जो नकारात्मक प्रभाव थे, तो उन सब में सुधार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धारणीय कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। धारणीय कृषि या इसी को क्या बोलते हैं, सतत कृषि। ये क्या होती है कि कृषि का वह रूप जो पर्यावरण को कम से कम क्या पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, ठीक है। अगला आता है रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक क्या थी आपकी द्वितीय हरित क्रांति थी। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब आपके लिए प्रश्न दिया जाएगा, जो कल का प्रश्न रहेगा आपके लिए वो रहेगा कि हरित क्रांति के पश्चिमोत्तर भारत में प्रारंभ होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तरी भारत में ही क्यों प्रारंभ हुई थी, उसके कारणों का उल्लेख करना आपको 5 नंबर में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर का कल हम डिस्कशन करेंगे और कल अगला लेक्चर डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उसके पहले 2 चीज़ें कि आपके लिए प्री की सीरीज चल रही है जिसमें प्रतिदिन 25 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। साथ ही साथ मेंस का 75 डे का प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल में उसका डिस्कशन देख सकते हैं। लेक्चर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।